हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। होप आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को, अपने फेवरेट चैनल को, अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज प्यारे बच्चों, हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग 9th का फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय धर्म युद्ध, जिसको हम बहुत ही इजी वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द ऑथर ऑफ धर्म युद्ध, अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण जो है ना, वो पेशे से शिक्षक है। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, और टीचर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, शिक्षक। तो अर्जुन देव चरण जो है ना, वो पेशे से एक शिक्षक हैं, बेसिकली अ पोएट, लेकिन मूल रूप से वो एक कवि हैं। बेसिकली का अर्थ होता है मूल रूप से। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन देव चरण जो है ना, वो पेशे से शिक्षक तो हैं, लेकिन मूल रूप से वो एक कवि भी हैं। हिज प्लेज अपीयर्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनकी जो नाटक है ना, ये प्ले का मतलब यहाँ बच्चों खेलना नहीं, प्ले का मतलब हुआ यहाँ नाटक। उनके जो नाटक है ना, वो लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री, उनके पोइट्रियों के ही विस्तारित रूप हैं। कहने का मतलब कि उनके पोइट्री को, उनके कविता को अगर विस्तारित कर दिया जाए, एक्सटेंशन कर दिया जाए। एक्सटेंशन का मतलब होता है बच्चों, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। तो उनके कविताओं को, उनके पोइट्री को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंशन कर दिया जाए, तो वो एक नाटक बन जाएगा। The poet in him shows through the short, crisp and pithy lines and the song of chorus in his play. वो पोएट जो है ना, कवि जो है ना, अपने कविताओं में हिज शॉर्ट, उस किस लिए फेमस हैं, तो अपने कविताओं में वो हिज शॉर्ट, क्रिस्प एंड पीथी लाइन्स एंड सॉन्ग ऑफ कोरस इन हिज प्ले। अपने नाटक में वो लघु, उनका जो नाटक होता है ना, हिज शॉर्ट होता है, लघु होता है। शॉर्ट मतलब लघु। क्रिप्स मतलब संकोच रहित बोलने वाला, यानी जो भी वो बातें बोलते हैं बिना संकोच के, वो बातें, अपनी बातों को कविताओं के माध्यम से, प्ले के माध्यम से रखते हैं। पिथी लाइन्स, कारुणिक लाइन्स होते हैं। एंड सॉन्ग ऑफ कोरस का मतलब होता है बच्चों CHORUS। कोरस का मतलब होता है समूह गान, यानी 4-5 लोग जब एक साथ गीत गाते हैं तो उसको हम लोग कोरस बोलते हैं। हिज फर्स्ट प्ले बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, यानी उनकी जो पहली जो बुक थी ना, वो राजस्थानी प्ले थी, यानी राजस्थानी नाटक उन्होंने सबसे पहले लिखा था, पब्लिश इन द लेट 17s। और वो जो नाटक उन्होंने, राजस्थानी प्ले जो लिखा उन्होंने, वो प्रकाशित हुआ। पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित करना, पब्लिश मतलब प्रकाशित करना, जो प्रकाशित हुआ लेट 17 यानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी अंत में, लेट से प्रकाशित हुआ था। वाज रिसीव्ड रादर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्किल। वो जैसे तैसे, इंडिफरेंटली मतलब होता है बच्चों जैसे तैसे वो पब्लिश हुआ। कहाँ? तो राजस्थानी लिटरेरी सर्कल में, यानी राजस्थानी जो साहित्यिक सर्कल था ना, चक्र जो था ना, उस चक्र में जैसे तैसे प्रकाशित हो। यानी उन्होंने पहली जो नाटक लिखा, वो उसमें उनको उतना ह्यूज सफलता, सक्सेस नहीं मिल पाया था। टिल दैट ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट either some stray one act play on social issues like widow remarriage, dowry etc। कहते हैं कि टिल दैट टाइम, उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी, यानी राजस्थान में जो ड्रामा लिखा जाता था, या ड्रामा जो होता था ना, वो वन एक्ट प्ले हुआ करता था। और वो
सोशल इशूज, उस समय के जो सामाजिक जो मुद्दे थे, लाइक विडो रीमैरेज। विडो रीमैरेज का मतलब, विडो का मतलब होता है बच्चों विधवा, और रीमैरेज का मतलब पुनर्विवाह, यानी विधवाओं का दोबारा जब शादी होता है ना तो उसको कहेंगे विडो रीमैरेज। डॉरी, डॉरी मतलब दहेज, यानी उस समय के जो सोशल इश्यूज थे, सामाजिक जो मुद्दे थे, वो विधवा पुनर्विवाह था, डॉरी सिस्टम था यानी दहेज प्रथा था। उन्हीं मुद्दों पे वन एक्ट प्ले हुआ करते थे। ऑन द और द फॉल्क प्ले, फॉल्क मतलब होता है बच्चों लोक, फॉल्क मतलब लोक, और प्ले मतलब तो आप जानते ही हैं नाटक। जो लोक प्ले होते थे, यानी लोक प्ले कहने का मतलब जैसे उस परिवेश में, उस समाज में, उस सोसाइटी में जो कस्टम है ना, उस कस्टम के द्वारा जो प्ले लिखे जाते थे वही वो फॉल्क गीत, फॉल्क प्ले हो गए, ठीक ना। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, और वो जो लोक नाटक हुआ करते थे वो बेस्ड होते थे, आधारित होते थे हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल थीम्स पे, मैथोलॉजिकल विषयों पे। कहने का मतलब हिस्टोरिकल मतलब हो गया ऐतिहासिक, और मैथोलॉजिकल मतलब हो गया पौराणिक, थीम्स मतलब विषय। यानी वो जो नाटक थे ना वो इतिहास पे और पौराणिक विषयों पे आधारित हुआ करते थे। A full length play on contemporary themes was beyond conjecture. Conjecture मतलब होता है परिणाम, conjecture मतलब परिणाम, beyond मतलब के परे, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, समकालीन। यानी कह रहे हैं कि जो उस समय जो फुल लेंथ का जो नाटक हुआ करता था वो उस समय के जो समकालीन विषयों थे ना, विषयों के परिणामों से वो परे थे, अलग थे। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also modern theater. थिएटर का मतलब होता है बच्चों रंगमंच, थिएटर का मतलब रंगमंच। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। लिटरेचर का मतलब साहित्य, लिटरेचर का मतलब साहित्य। तो कह रहे हैं कि जब अर्जुन का अराइवल हुआ, यानी अर्जुन जब इस ड्रामेटिक फील्ड में, लिटरेरी सर्कल में जब इंटर किए, अराइव किए ना, तो उनका जो सीन था, उनका जो दृश्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नॉट इन द टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, वो केवल ड्रामेटिक लिटरेचर में के लिए ही सिग्निफिकेंट नहीं था, बट ऑल्सो अ मॉडर्न थिएटर, आधुनिक जो रंगमंच था ना उसके लिए भी सिग्निफिकेंट हुआ, महत्वपूर्ण हुआ। अर्जुन प्ले इंक्लूड, बच्चों अर्जुन देवचरण ने जो जो नाटक लिखा, लगभग उसके जो इम्पोर्टेंट नाटक हैं उनके, अर्जुन देव साहब के, वो आज आपके सामने कुछ नाटकों के नाम दिए गए हैं, आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। डू नाटक आजरा, पहला नाटक कौन हुआ? डू नाटक आजरा, ग्वारी एंड शंकारियो, बोल महरी, मछली की टोक पानी, धर्मयुद्ध जिसको आज पढ़ेंगे आप, और मौगती गाथा, ये कुछ उनके प्रमुख इम्पोर्टेंट नाटकों के नाम हैं। आज धर्मयुद्ध इज अ स्टोरी ऑफ पद्मा, ये जो आज हम कहानी पढ़ रहे हैं धर्मयुद्ध, ये एक कहानी है पद्मा नाम की लड़की की। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक रामायण एंड महाभारता। बच्चों यहाँ स्क्रिप्चर मतलब होता है धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण और महाभारत धार्मिक पुस्तक है, रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल ये सभी धार्मिक पुस्तक हैं। तो ये जो लड़की थी पद्मा नाम की, वो एक यंग गर्ल थी जिसकी शिक्षा दीक्षा थी, जिसको एजुकेटेड वो थी, वो धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण और महाभारतों के द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। वो अपने आप में बहुत ही
एग्रीव्ड थी। एग्रीव्ड का मतलब होता है बच्चों पीड़ित, पीड़ित। एजिटेटेड का मतलब होता है कुंठित, कुपित। अनचैरिटेबली, अनचैरिटेबली का मतलब होता है कठोर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बच्चों रूढ़िवादी। एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार। तो कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि जो समाज था ना, समाज के जो कठोर रूढ़िवादी जो व्यवहार थे ना टुवर्ड्स वुमेन, औरतों के प्रति, उससे वो बहुत ही एग्रीव्ड थी, एजिटेटेड थी, यानी पीड़ित थी और कुपित थी। उसको बुरा लगता था कि जो इस समाज ने औरतों के साथ जो जो व्यवहार रखे हैं, जैसे व्यवहार रखे हैं, कुछ रूढ़िवादी व्यवहार जो रखे हैं ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, जिससे वो बहुत ही पीड़ित थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। जिसके कारण सी रिपीटेडली वह बार बार क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से सवाल पूछा करती थी। हर टीचर अपने शिक्षकों से यह सवाल पूछा करती थी। क्या सवाल पूछा करती थी? अबाउट द राइट्स, यानी राइट्स का मतलब होता है बच्चों अधिकार। राइट्स का मतलब अधिकार, यानी औरतों को इस समाज ने क्या अधिकार दे रखा है, उन अधिकारों के बारे में वो अपने माता पिता, अपने शिक्षकों से पूछा करती थी। आइडेंटिटी ऑफ वुमेन एंड अब इस समाज में औरतों की क्या पहचान है, उस पहचान के बारे में अपने माता पिता, अपने शिक्षकों से पूछा करती थी। आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और ये भी जानना चाहती थी अपने माता पिता और शिक्षकों से कि कैसे एक औरत की पहचान जो है वो शादी पे निर्भर करती है। ये भी अपने माता पिता और शिक्षकों से जानना चाहती थी। अब बच्चों चलते हैं नाटक के तरफ, और इस नाटक में है ना 3 कैरेक्टर हैं, 3 मुख्य पात्र हैं। कैरेक्टर मतलब पात्र। इस कहानी में 3 पात्र हैं। मुख्य पात्र के रूप में है पद्मा, जो यंग गर्ल है। जैसा कि आपने पढ़ा कि उसकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकों के आधार पे हुई थी, रामायण और महाभारत के आधार पे हुई थी। और रामायण और महाभारत में आपने देखा होगा कि कैसे रामायण में माता सीता जो थी वो पवित्र होते हुए भी उनको भगवान श्री राम ने वनवास दे रखा, अपने राज्य से, अपने घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया। कैसे महाभारत में द्रौपदी के साथ जो व्यवहार हुआ था, उन सब व्यवहारों से वो बहुत ही पीड़ित थी। तो इस चैप्टर में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला है पद्मा, जो मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है। पद्मा एक नौयुवती है, आप तो जानते ही हैं, जिसकी शिक्षा रामायण और महाभारत के थ्रू हुई है। और दूसरा कैरेक्टर जो है ना, उसके पिता का है, उसके फादर का है, जो एक सामान्य एवं भद्र पुरुष हैं, जो भारतीय जीवन शैली में विश्वास करते हैं, यानी भारतीय परंपरा को विश्वास करते हैं, यानी जो पहले से समाज चला आ रहा है, जो मान्यता चली आ रही है, उन मान्यताओं को मानने वाले थे। और उनकी जो पत्नी थी, यानी पद्मा की जो माँ थी, वो भी अपने पति के प्रति पुण्य निष्ठा रखती थी। यानी जो हमारे भारतीय समाज में है ना कि जो पति ही एक पत्नी के लिए सब कुछ है, उन भावनाओं को वो भावनाओं में विश्वास करती थी, उन नियमों में वो विश्वास करती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। पद्मा पूछती है अपने माँ से, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। पद्मा पूछती है अपनी माँ से कि माँ, एक औरत की इस समाज में क्या पहचान है। तो माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट। अब एकाएक कोई बच्ची अपने माँ से ये सवाल पूछे तो वो आश्चर्यचकित तो होगी ही, सरप्राइज तो होगी ही। तो वो पूछ रही है कि जो व्हाई डू यू आस्क दैट, ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो। व्हाई डू यू आस्क दैट, ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो। तो फिर पद्मा कहती है कि चलो माँ, ये नहीं बताओगी कि जो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, एक औरत की पहचान इस समाज में क्या है, तो चलो यही बता दो कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ।
यानी कहने का उसका मतलब है कि जब मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ, यानी जो इस समाज ने औरतों को पहचान दे रखा है, जो अधिकार दे रखा है, वही पहचान वही अधिकार मुझे भी मिलने वाला है। तो यही बता दो कि जब मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। तब माँ उसका जवाब देती है कि तुम्हारी पहचान क्या है। वो जवाब देती है माँ, यू आर माई डॉटर। तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, तुम्हारी जो पहचान है, यही है कि जो यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, हमारी इकलौती संतान। योर फादर्स डार्लिंग, अपने पिता की तुम प्रिय हो, यही तुम्हारी पहचान है। फिर पद्मा कहती है कि फादर्स, पिताजी, फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो, मैं अपने पिता की डार्लिंग नहीं हूँ, अपने पिता के प्रिय नहीं हूँ। फादर, मेरे पिता जो है ना, फादर केयर मोर फॉर मनी, मेरे जो पिता हैं वो केवल पैसों की चिंता करते हैं, देन फॉर मी, मेरे से ज़्यादा तो मेरे पिता जो है ना वो पैसों की चिंता करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्ट ऑफ लव, उनके उनका जो प्यार है ना वो बेस्ट ऑफ का मतलब होता है दिखावा। बेस्ट ऑफ का मतलब दिखावा, यानी उनका जो प्यार है ना वो बस दिखावा है। प्यारे बच्चों, ऐसा उस बच्ची के जहन में बैठना, उस बच्ची के दिमाग में बैठा, दिल में बैठना जायज़ भी है, क्योंकि पिता जो है ना बच्चों, जब बच्चे सोए रहते हैं उसी वक्त पिता जो हैं उठकर चले जाते हैं परिवार के पालन पोषण के लिए कमाने, और जब तक वापस लौटते हैं तब तक फिर बच्चा सो जाता है, अपने पिता से उसको प्यार नहीं मिल पाता है। इसलिए शायद सोचना पद्मा का ऐसा जायज़ भी था। जब वो बड़ी होगी अपने आप उसको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और आपको भी समझनी चाहिए अपने पिता के प्रति कि ये पिता कैसे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना मेहनत करता है। प्यारे बच्चों, माँ फिर आगे कहती है कि फॉर हुम डज ही सेव। अच्छा चलो बताओ, तुम नहीं मानोगे कि पिता जो तुम्हारे हैं तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तो फॉर हुम डज ही सेव, यानी फॉर हुम डज ही सेव, वो किसके लिए बचाते हैं, यानी जो कमाते हैं पैसा वो किसके लिए कमाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कमाते हैं, तुम्हारे लिए ही तो बचाते हैं ना। यू शुड नॉट थिंक डैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब मेरे पास दिल नहीं है। अब जैसे ही पद्मा सोचती है कि जब आई हैव नो हार्ट, माँ उन बातों को अपने पे ले ली, तो पद्मा कहती है कि आई डिडंट से इट ऑफ यू, मैंने ये जो बातें कही दिखावे वाला प्यार की, वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं कही। तुम तो मुझसे बहुत ही प्यार करती हो, लेकिन मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं। फिर माँ जवाब देती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी प्रकार से अलग नहीं हूँ। डिफरेंट मतलब होता है बच्चों भिन्न, डिफरेंट मतलब भिन्न, एनीवे यानी किसी प्रकार से मैं उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश द बॉन्ड, यानी मेरी जो पहचान है वो जुड़ी हुई है अपने पति से, एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और ये जो पवित्र बंधन है ना, ये जो पवित्र बंधन है, चेरिश मतलब होता है बच्चों पवित्र, चेरिश मतलब पवित्र और बॉन्ड मतलब बंधन, ये जो बंधन है ना मैं मानती हूँ। इंटर पद्माज फादर, अब यहीं पे जो बाप बेटी और माँ के बीच ये जो बातें चल रही थी, उसी समय पिता का आगमन होता है। पिता इंटर करते हैं और अपने पत्नी से पूछते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, पद्मा की माँ ये क्या बॉन्ड के बारे में बातचीत हो रही है। तो पद्मा की माँ जो है ना वो झल्ला जाती है, झल्ला के कहती है कि हियर इज योर फादर, यहाँ अब तुम्हारे पिता आ गए हैं। आस्क हिम, पूछो इनसे, वाट एवर यू वांट टू नो, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो, वाट एवर यानी जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो, अब तुम्हारे पिता यहाँ आ गए हैं, अपने पिता से पूछो। पिता कहते हैं, बड़े दुलार से कहते हैं कि व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची। तब पद्मा अभी भी शांत है और पद्मा की माँ जवाब देती है कि सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन,
और पद्मा की माँ कहती है कि ये बच्ची पद्मा जो है ना वो जानना चाहती है कि जो एक औरत की इस समाज में क्या पहचान है। तो पिता उसके जवाब देते हैं, यू विल नो इट, तुम जान जाओगी, डियर प्रिय, ए प्रिय तुम जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम जान जाओगी कि ये एक औरत की पहचान क्या होती है। तब फिर पद्मा सवाल पूछती है अपने फिर पिता से कि व्हाट डज मैरिज लैंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, क्या एक औरत की पहचान जो है ना वो शादी पे निर्भर करती है। लैंड मतलब निर्भर करना, लैंड मतलब निर्भर, डिपेंड करना। तो पद्मा कहती है कि जो क्या एक औरत की जो पहचान है वो शादी पे ही निर्भर करती है। तब पद्मा की माँ जवाब देती है, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। यानी पद्मा की माँ कहती है कि एक औरत का हस्बैंड के बिना क्या पहचान हो सकता है, यानी जिसका हस्बैंड नहीं है ना उसका पहचान कुछ नहीं है, उसकी माँ जवाब देती है। फिर पद्मा कहती है आगे कि चलो मान लिया कि जिसकी शादी हो जाएगी उसकी इस समाज में पहचान बन जाएगी, लेकिन उसका क्या, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिज, चलो मान लिया, लेकिन अब ये बताओ कि जो व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिज, अगर कोई शादी ना करे तो उसका क्या, यानी शादी नहीं करे तो उसका कोई इस समाज में पहचान नहीं। तो माँ कहती है, वाई डू यू आस्क अ सच सेंसलेस क्वेश्चंस। सेंसलेस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, आप लोग जानते ही हैं, आस्क मतलब पूछना। कहती है उसकी माँ कि जो तुम हमेशा ऐसा सेंसलेस मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्वेश्चन क्यों सवाल ऐसा पूछते रहती हो। तो पद्मा कहती है फिर, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। अभी पद्मा मानने वाली नहीं है, एकदम एग्रेसिव मूड में है, वो अपने सवाल का जवाब लेकर ही मानेगी। कहती है कि जो चलो मान लिया, ठीक है, आप सेंसलेस सवाल मैं नहीं करूंगी, चलो मान लिया कि जिसका शादी हो गया उसकी पहचान इस समाज में बन गई और उसका पति बाद में मर जाता है, तब क्या उसका पहचान भी खत्म। तब फिर उसकी माँ कहती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, अगर उसका पति मर जाता है तो उसका उस औरत का जो जीवन है वो नर्क बन जाता है। ये जो बच्चों हेल दिख रहा है ना आपको, हेल का मतलब होता है नर्क, उसका जो जीवन है उसका जो लाइफ है वो हेल हो जाता है, नर्क हो जाता है। तब पद्मा कहती है, दैट्स इनजस्टिस, ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। यानी उसकी माँ जो कहती है ना कि जो यहाँ तुम्हें जस्टिस और इनजस्टिस की बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो पद्मा कहती है, क्यों, वाई क्यों क्यों मैं नहीं पूछ सकती, ये तो इनजस्टिस है और जस्टिस है, यानी न्याय और अन्याय का सवाल तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। जो औरतों की स्थिति आज समाज में है वहीं मेरा भविष्य में भी होने वाला है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इस समाज ने औरतों को क्या अधिकार दे रखा है और क्या पहचान दे रखा है। तो फिर माँ उसकी कहती है, ओवर हियर बहुत हो गया, वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, बहुत हो गया, औरतों को अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का इस समाज में औरतों को अधिकार नहीं है, उसकी माँ कहती है। तब फिर पद्मा कहती है, व्हाट राइट डू दे हैव, चलो ये बता दो कि जी ठीक है, प्रश्न मैं मानती हूं कि जब प्रश्न पूछने का अधिकार औरतों को नहीं है, तब क्या अधिकार और इस समाज ने हमको दे रखा है, चलो यही बता दो, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब क्या अधिकार है। तब पिता कहते हैं कि राइट्स आर इक्वल फॉर डियर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, कहने का मतलब कि राइट्स जो है ना, अधिकार, राइट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, राइट्स का मतलब अधिकार, इक्वल मतलब समान। उसके पिता कहते हैं जो अधिकार बराबरी वालों को मिलता है, प्रिय बेटी, अधिकार जो है ना वो बराबरी वालों को मिलता है। कहने का मतलब इस समाज ने औरतों और मर्द के बीच में एक गहरा खाई खड़ा कर दिया है, यानी दोनों को एक अधिकार नहीं मिल पाया है, इसीलिए ये ऐसा उनके पिता ये कहते हैं। तब
ये जो अंतिम 2-3 लाइन है बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पद्मा कहती है, पद्मा कहती है, वाई इज होम कंसिडर्ड अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, यानी एक घर को बार्गेनिंग करने का जगह क्यों समझा जाता है। इट मीन्स, कहने का मतलब कि घर को, बार्गेनिंग का मतलब होता है बच्चों मोल भाव। यानी जैसे दुकान पे हम जाते हैं ना, अगर कोई दुकानदार है कहता है इसका 10 रुपया दाम है, तो हम कहते हैं कि जना 7 रुपया में लेंगे हम, तो ये बार्गेनिंग हुआ, मोल भाव हुआ। यानी पद्मा कहती कि आखिर इस घर को मोल भाव का जगह क्यों समझा जाता है। यानी जब घर में 5 सदस्य हैं तो सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, उसके हिसाब से, पद्मा के हिसाब से वो कहती है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये अधिकार सबको नहीं मिलता है तो ये बार्गेनिंग का प्लेस है, लेकिन मोल भाव करने का प्लेस है। वन शुड नॉट लिव इन अ सच ए प्लेस। अगर सबको बराबर का अधिकार नहीं है तो ऐसे जगहों पे हमें नहीं रहना चाहिए ना। तब उसके पिता कहते हैं, यू विल गेट द सेम रिप्लाईज दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। मेरी बच्ची, यू विल गेट द सेम रिप्लाईज, तुम जहां भी जाओगी समाज में जिससे भी पूछोगी इन सवालों को, तो उसे सेम रिप्लाईज मिलेगा, यानी वही उत्तर मिलेगा जिसको मैंने अभी तुमको दिया। सही बात है। पूरा समाज अगर एक तरह सोचता है तो जहां भी जाएगी उसको वही जवाब मिलेगा ना। फिर पद्मा कहती है कि बट आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस। कहती है कि लेकिन औरत की जो पहचान है, आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, औरतों की जो पहचान है ना, इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, वो एक मानव जाति की पहचान है। यानी मानव जाति की पहचान है औरतों से। औरतों के बिना अ सोसाइटी सेंस वुमेन, यानी एक समाज की कल्पना औरतों के बिना, इतना कहकर वो शांत हो जाती है। कहने का मतलब सेंस का मतलब होता है के बिना, सेंस का मतलब के बिना, सोसाइटी का मतलब समाज। एक समाज की कल्पना औरतों के बिना नहीं की जा सकती है, ऐसा वो पद्मा कहती है। और सही भी है। एक समाज के लिए मर्द और औरत दोनों का होना बेहद ही जरूरी है। जिस प्रकार इस धरती पे पेड़ पौधों का होना और मानवों का होना, क्रिएचर का होना, जीव जंतुओं का होना बेहद जरूरी है, जितना जरूरी है पेड़ पौधा उतना ही जरूरी क्रिएचर है। उसी प्रकार एक समाज की कल्पना अगर करनी है तो औरतों का होना भी जरूरी है और मर्द का भी होना बेहद जरूरी है। जब ये बात कहती है पद्मा, अ सोसाइटी सेंस वुमेन, एक समाज की कल्पना औरतों के बिना, तब उसके पिता कहते हैं कि व्हाट्स वाई, दैट इज वाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा कि एक औरतों की पहचान जो है ना वो शादी पे निर्भर करती है। ऐसा सुनकर जब उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है अपने पिता से, तो वो झल्ला जाती है, गुस्सा जाती है और अपने फ्रस्ट्रेशन को इस नीचे के 3 लाइनों से वो व्यक्त करती है। अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने इट मीन्स अपने जो अंदर उसकी जो जिस चीज़ से वो पीड़ित थी, उसका जो सवाल वो जानना चाहती थी अपने पेरेंट्स और अपने शिक्षकों से, उस सवालों का जवाब उसको नहीं मिल पाता है, उन जवाबों से, उस आंसर से वो संतुष्ट नहीं हो पाती है। तो ये 3 लाइन वो कहती है कि सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी। अगर यदि कोई लड़की शादी नहीं करती है तो शी हैज़ नो आइडेंटिटी, उसके पास कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट। जब कोई आदमी अविवाहित होता है यानी शादी नहीं करता है तो इस समाज के लोग उसको वेनरेटेड करते हैं, यानी सम्मानित करते हैं। वेनरेटेड मतलब सम्मान,
वेनेटेड यानी सम्मान देते हैं और उसको संत की उपाधि देते हैं। सेंट मतलब बच्चों हो गया संत, उसको साधु महात्मा की उपाधि देते हैं जब कोई मर्द शादी नहीं करता, जब कोई आदमी शादी नहीं करता। वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि। एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। यदि कोई अविवाहित औरत है, वो शादी यदि नहीं करती है, तो इस समाज के जो लोग हैं ना, उसको इमोरल अनैतिक करार देते हैं, वांटन चरित्रहीन करार देते हैं। ऐसा क्यों? वो जानना चाहती है कि जब कोई मैन आदमी शादी नहीं करता तो उसको ये समाज जो है ना वो सम्मानित करता है, वेनेटेड करता है। लेकिन अगर यदि कोई औरत शादी नहीं करती है तो उसको लोग इमोरल अनैतिक करार देते हैं, वांटन मर्यादाहीन चरित्रहीन करार देते हैं। ऐसा क्यों? वो जानना चाहती है। इस प्रकार इस कहानी में उन तीनों के बीच एक धर्म युद्ध छिड़ जाता है, जिसका कहने का सारांश यह है कि परस्पर एक स्वस्थ बहस प्रारंभ होती है। ये एक स्वस्थ बहस है। ये कोई कहने का मतलब धर्म युद्ध का मतलब क्या कि ये एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए। डिबेट जो भी है तो एक स्वस्थ है, हेल्दी है ना। यह आधुनिक पश्चात विचारधारा भारतीय शांतिपूर्ण परंपरा के बीच छिड़ी माता पिता से बार बार नारी की पहचान और अधिकार के विषय में प्रश्न करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। उसने यह भी जानना चाहा, जो पद्मा है यह भी जानना चाहती है कि आखिर कैसे ये जो विवाह है औरतों की पहचान पे डिपेंड करता है। बच्चों, ये चैप्टर आपको पढ़ाने का मतलब यही है कि आप जो है ना वो नए